हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 का सेट डी बायोलॉजी क्लास 12th के लिए। पीछे हमने 2016 और 2017 के सॉल्व कर लिए हैं। उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और ये आपके तैयारी के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय द बल्बिल्स। तो ये आगे वही अब हमारे सिलेबस में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ द पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल इज रिसेसिव। कौन सा ट्रेट जो है मेंडल ने जो स्टडी किया था इनमें से रिसेसिव है? तो ए ऑप्शन ही है कंस्ट्रक्टेड पोड शेप, ये ही रिसेसिव है। ये राउंड सीड शेप, टॉल स्टेम हाइट, ग्रीन पोड कलर, ये सभी जो हैं डोमिनेंट हैं। ए है कंस्ट्रक्टेड पोड शेप, ये जो है हमारा रिसेसिव, इसका जो है इन्फ्लेटेड जो होता है वो डोमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए डबल हेलिक्स। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी है भाई, प्यूरिन पैरामिडिन के बीच में होता है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी होता है, शुगर और उसके बीच में होता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है फॉस्फेट के बीच में, और इसमें शुगर के बीच में होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये नहीं होता, ये अमीनो एसिड के बीच में होता है। दो अमीनो एसिड जब जुड़ती हैं प्रोटीन बनता है तब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट स्टेटेड दैट द इट इज़ द म्यूटेशन विच कोज्ड इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस। किसने कहा था कि म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन कोज करती है, नोट द माइनर जो माइनर वेरिएशंस है उससे इवोल्यूशन नहीं होती, म्यूटेशन से होती है। तो वो था हुगो डी वरीज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ डेंगू डिजीज। डेंगू का कौन है? पीछे एक चिकनगुनिया का भी एडीज मॉस्किटो था और डेंगू का भी, अच्छे से याद कर लेना, एडीज मॉस्किटो आ जाएगा इसका वेक्टर। अगला अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, ब्रूअर्स ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रूअर्स ईस्ट में क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं? इथेनॉल आ जाएगा। बेकर ईस्ट होती है वो ब्रेड वगैरह में काम आती है, ब्रूअर्स ईस्ट है वो इथेनॉल में। अगला देख लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी नहीं है। ट्यूबेक्टोमी देख लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? जैसे पहले भी मैंने बताया है, कैसे बच्चे को याद रखना है। वास डिफरेंस में वास अफ्रेंशिया वैसेक्टोमी मेल में, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होती है, तो ट्यूबेक्टोमी ऐसे याद रखना है। तो ये ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन। छोटा सा कट लगा के हम उसको या तो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं या टाइड एक दूसरे के ऊपर रख के बांध देते हैं। और या तो ये एब्डोमेन के थ्रू हो सकता है ये ट्यूबेक्टोमी, या वेजाइने के थ्रू भी हो सकता है। दो तरीके से होता है। इंसिजन लगना है फैलोपियन ट्यूब में ही। अगला देखिए, ट्राइसोमी क्या होता है? 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी किसी भी क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाना। वैसे तो दो कॉपी होती हैं, लेकिन जब 3 कॉपी हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। 2n+1, 2n तो जैसे XX है और एक और आ जाए उसके साथ, इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक और ऐड हो जाता है क्रोमोसोम, तब उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वां क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती हैं, तो यानी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। अगला है, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जब से जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको बोलेंगे सेकेंडरी जो है प्रोडक्टिविटी। तो अब हमारा जो है सेक्शन बी देख लेते हैं। अब क्या है सेक्शन बी में? क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ये। पहला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। एग्जांपल देना है जो हार्मोन रिलीज करता है उस आयोडीज का, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का है। तो प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20, इन दोनों में से आप कोई एक भी एग्जांपल दे सकते हो।
हाउ डज इट हेल्प इन द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है? तो देखिए, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं ये हार्मोन्स जो होते हैं। इम्प्लांटेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होती है तो उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, जो यूट्रस है तो वो अनसुटेबल हो जाएगा। सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स, और जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्विस उसके स्पर्म्स को मतलब उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, स्पर्म्स के लिए भी, स्पर्म्स में भी चेंजेस ला देता है, तो ये इस तरह से काम करेंगी। अगला है आर द विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स, ये भाई एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं और ये कौन सी इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं? ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये आ जाएगा 2 नंबर का नाम हो जाएगा। ए पेशेंट इज डाउन विथ टाइफाइड फीवर, एक पेशेंट को मतलब कि वो टाइफाइड फीवर हो गया है, उसके सिम्टम्स बताने हैं। दैट कन्फर्म दिस इन्फेक्शन, वो सिम्टम्स की लिस्ट बतानी है। नेम द कॉजेटिव पैथोजन, और कौन है उसका कॉजेटिव पैथोजन? तो साल्मोनेला टाइफी है कॉजेटिव पैथोजन, तो साल्मोनेला टाइफी है। टाइफाइड फीवर के लिए सिम्टम्स देखिए नीचे दे रखे हैं, सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार मतलब हाई फीवर रहेगा, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हेडेक हो जाता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें छेद हो जाते हैं और इससे जो है डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में पेशेंट की, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, 6th वाला देखते हैं। एक्सपेंड द नेम ऑफ द एंजाइम एडीए, एडीए का पूरा नाम बताना है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है ये। वाई इज दिस एंजाइम एसेंशियल इन द ह्यूमन बॉडी, क्यों जरूरी है ये एंजाइम? दिस एंजाइम इज क्रिशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इसी एंजाइम के कारण फंक्शन करता है। अगर ये एंजाइम हमारे में नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा और हमें बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी, हम छोटे से जो है इन्फेक्शन से भी हम बीमार हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 8वां भी सिलेबस में नहीं है, 9वां देखते हैं। स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है भाई? तो देख लीजिए नीचे दे रखा है रेड, उससे ह्यूमन ड्राइव्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टेनिन्स मिलता है, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी बायोडाइवर्सिटीज़ अलग अलग प्लांट से और इनसे मिलता है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी मिलता है, फाइबर्स, पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए मेडिसिन जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इनसे मिलते हैं, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। अगला देखिए 10वां हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारा सेक्शन सी आ जाता है, इसमें सभी 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज पेडिग्री एनालिसिस डन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस क्यों यूज करते हैं? मेंडल की तरह है ऐसे क्रॉसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, और पेडिग्री एनालिसिस से क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए नीचे देख लीजिए दे रखा है, पेडिग्री एनालिसिस इज डन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट। पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट है फैमिली में उसको टेस्ट करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। अबनॉर्मलिटी देखने के लिए, या डिजीज़ हो गई है जनरेशन, एक डिजीज़ है जनरेशन टू जनरेशन आगे जाती जा रही है, उस जनरेशन उस डिजीज़ की स्टडी करने के लिए, किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए ये पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। और क्यों की जाती है? स्पेशली सिंस कंट्रोल्ड क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस, क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर है वो कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं हो सकते, जैसे पी के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर कर लेते हैं, तो अपने अंदर जो है कंट्रोल्ड क्रॉस पॉसिबल नहीं है, इसलिए पेडिग्री एनालिसिस से ही स्टडी की जाती है जो भी ह्यूमन जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स जो भी है। कंक्लूजन क्या निकलता है? जो पेडिग्री एनालिसिस इट डिटरमाइंस वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, इससे पता चलता है कि जो ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है ये भी पता चल जाता है, जीनोटाइप भी पता चल जाता है फैमिली मेम्बर्स की, भाई कि जिस डिजीज़ है उसका क्या जीनोटाइप है, और आने वाले ऑफ सफरिंग्स में वो बीमारी जाने के क्या चांस हैं, और प्रोबेबिलिटी भी, संभावना भी पता चल जाती है भाई वो ट्रेट कितने
प्रोबेबिलिटी है, 50% है, 25% है, वो सब पेडिग्री एनालिसिस से पता चल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर बैकुलोवायरसेस, एक्सप्लेन देयर रोल इन द बायो कंट्रोल पेस्ट्स। बैकुलोवायरसेस क्या होते हैं, देख लेते हैं। बैकुलोवायरस जो है पैथोजेंस होते हैं, यानी पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये पैथोजन अटैक करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे ये अटैक कर देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द बैकुलोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, बहुत से जो बैकुलोवायरस हैं उनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। और कौन से जीनस को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस वाले को जीनस को हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स, ये बहुत अच्छे मतलब हैं। न्यूक्लियोपोली हाइड्रोवायरस क्या खास है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, हर एक किसी भी स्पीसीज़ को ये नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जो स्पेसिफिक है इसके लिए उसी पर अटैक करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, जो इंसेक्ट को मारने वाला जो इनका एप्लीकेशंस है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ज़्यादा इंसेक्ट्स को नहीं मारते ये। दे हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द प्लांट्स, इनका जो है साइड इफेक्ट नहीं होता प्लांट्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट, नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। दिस इज़ एस्पेशली डिज़ायरेबल, ये कब यूज़ करते हैं हम बैकुलोवायरस को, जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व, जब हमें बेनिफिशियल इंसेक्ट को बचाना हो, उसको कंजर्व करना हो, और टू एड इन ऑन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर जब हम किसी भी कंजर्व्ड बेनिफिशियल इंसेक्ट को कंजर्व करना है तो इसको बैकुलोवायरस को का यूज़ करते हैं। या फिर कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसको ट्रीट करना हो तो हम बैकुलोवायरस का यूज़ करते हैं। तो ये वेरी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, तो ये खास बातें हैं बैकुलोवायरस की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR322। दो हैं इसके, ये देखो ये दिखा रखे हैं ऊपर, सेलेक्टेबल मार्कर ये वाला है, सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है PBR322 में। अब ये कह रहे हैं कि मेंशन द रोल दे प्ले, तो इन सेलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल है, देख लीजिए इनका रोल दे रखा है, ये वाला रोल है। दे हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जिसमें हमने वेक्टर लेकर उसमें फॉरेन DNA डाल दिया है, और उस फॉरेन DNA डालने के बाद वेक्टर में वो रिकम्बिनेंट DNA बन जाता है। उस रिकम्बिनेंट DNA को हमें होस्ट में डालना होता है, वो इकोलाई भी हो सकता है, उस होस्ट में डालने के बाद वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेंट्स दो तरह के होते हैं, रिकम्बिनेंट होता है और नॉन रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का मतलब है कि उसमें जो फॉरेन DNA वेक्टर के साथ आ गया है, नॉन रिकम्बिनेंट का मतलब है सिर्फ वेक्टर आ गया है। और एक ऐसा होता है जिसमें ना तो वेक्टर आता, वो जैसा था वैसा का वैसा रहता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये आइडेंटिफाई और एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स, और ये रिकम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये इसका रोल है, ये 3 मार्क्स का है अपना क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में इसका क्या रोल होता है। ये देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA मैनिपुलेटेड, यानी वो एनिमल्स जिसका DNA को हमने मैनिपुलेट कर दिया है, टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, ताकि वो अपना एक्स्ट्रा जीन को पोजेस कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक रैट्स होती हैं, रैबिट्स होती हैं, पिग्स, शीप्स, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। जो माइस होती है सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसजेनिक जो माइस बनाई गई हैं। अब इनका रोल क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। जो मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ह्यूमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए होती हैं, वो कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। लेकिन इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करके हम इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ DNA विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि कुछ पार्ट ले लेते हैं DNA से जिससे वो प्रोडक्ट बनता हो, उसको फिर हम उससे क्रिएट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन को प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये प्रोटीन है ट्रिप्सिन एंड 1 अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसको
एम्फाइसीमा यूज़ करके, एम्फाइसीमा बीमारी होती है, सिगरेट स्मोकर्स को हो जाती है ये बीमारी, उसको ट्रीट करने के लिए ये ह्यूमन प्रोटीन बनाया है। वैसे तो ये अगर बनाएंगे तो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करके बनाएंगे तो ये इतना महंगा नहीं होता और ज़्यादा नंबर में भी हम बना सकते हैं। सिमिलर अटैम्प्ट्स, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है फिनाइलकेटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक तो बीमारी हो गई हमारी एम्फाइसीमा, दूसरी हो गई फिनाइलकेटोन्यूरिया, तीसरी हो गई सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये 3 बीमारियों को ट्रीट करने के लिए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अगला है 1997 में क्या है, पहले एक ट्रांसजेनिक काऊ आई थी रोजी, उसमें वुमेन प्रोटीन अनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस हुआ था 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में इतना प्रोटीन था उसके अंदर। और ये जो मिल्क था इसके अंदर अल्फा लैक्टा अल्ब्यूमिन होता है, जो कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट होता है फॉर वुमेन बेबीज़ देन नेचुरल काउ मिल्क। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम गाय का दूध पिलाते हैं, भैंस का नहीं पिलाते, लेकिन ये जो मिल्क बनाया है वुमेन प्रोटीन अनरिच्ड मिल्क है, ये गाय के दूध से भी बहुत अच्छा है वुमेन बेबीज़ के लिए। तो ये 4 बातें हमारी आ गई हैं, 4 बातें अच्छे से लिख लेना। एम्फाइसीमा, फिनाइलकेटोन्यूरिया के ट्रीटमेंट के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, 3 बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाए गए हैं। एक है ये जो रोजी काव है, ट्रांसजेनिक काव है, इससे वुमेन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बन गया है। तो ये भी वुमेन बेबी के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ डू हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन कोज एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आप जो है एक्सटिंक्शन कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन, ये आप इसको घोट लेना, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस किसी न किसी तरीके से। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें दिखा रखी हैं। एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गई है। एक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है कि हैबिटेट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एक है हैबिटेट डिग्रेडेशन, यानी हैबिटेट वो डिग्रेड हो गया है। पहला है डिस्ट्रक्शन वाला देख लेते हैं। ये प्राइमरी कोज है एक्सटिंक्शन का, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, प्राइमरी कोज है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस नाउ रिड्यूस टू 6%। मतलब इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि 14% से लेकर वो 6% पे आ गया है। तो इससे बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। प्राइमरी कोज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े हो जाना। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है इसको। इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, हैविंग मिलियन स्पीसीज। इस अमेजन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स उगाने के लिए, और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स, उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स, यानी उसको जगह जगह से थोड़ी थोड़ी जगह से इसको साफ़ किया जा रहा है, यानी टुकड़े हो गई हैं। जब लार्ज हैबिटेट्स के टुकड़े हो जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, तो उससे क्या होता है, बहुत सी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रही है सब कुछ। जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो लार्ज टेरिटरीज में रहते थे, और कुछ एनिमल्स भी हैं माइग्रेटरी हैबिटेट्स जो माइग्रेट करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान, वो बैडली अफेक्टेड हुए हैं। उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट गई है इसके कारण। तीसरा है हैबिटेट डिग्रेडेशन पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट, यानी या डिग्रेडेशन का मतलब है वहाँ पर जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, फ्रेगमेंट भी नहीं, लेकिन उसका डिग्रेडेशन हो गया है पोल्यूशन के कारण। और वहाँ जो पोल्यूशन के कारण वहाँ बहुत से स्पीसीज रह रहे हैं, उनको उनके जान को खतरा हो गया है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं डिग्रेडेशन में। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, अब हमारा जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम फेलस ऑफ एन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, 2 नंबर में है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका 3 नंबर वाला, वाइज फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन, मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व्ड। ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनल चॉइस में भी दे रखा है इसमें। देखो, फर्टिलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी यहीं पर है और ये डायग्राम भी यहीं पर है। देखिए, एलएस ऑफ एंडोस्पर्म मोनोकोट सीट देख लीजिए। ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें पेरिकार्प बना देना। एंडोस्पर्म शो कर रखा है, स्कूटेलम है ये दिखा रखा है, और इसमें एलुरोन लेयर भी है, ये जो बाहर प्रोटीन की बनी होती है, एलुरोन लेयर भी होती है। कोलियोप्टाइल है जो कि शीत का काम करती है शूट के ऊपर प्लूमूल से, और नीचे है कोलियोरिजा, ये रूट कैप के ऊपर होता है कोलियोरिजा, उसकी कवरिंग शीत होती है, यहाँ से रेडिकल से रूट बनती है, प्लूमूल से शूट बनती है।
तो ये एंडोस्पर्म ऐसे आपको बनाना है। और डबल फर्टिलाइजेशन का क्या है, 2 टाइप ऑफ फ्यूजन होते हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। वो एम्ब्रियो में एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक को बोलते हैं सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब है कि एक मेल गैमेट और एग का फ्यूजन हो जाना। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल में, उनका फ्यूजन हो जाना, वो 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन। और सिंगेमी दोनों होने तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्लॉइडी क्या है सेल की, जो मेल गैमेट होता है वो एप्लॉइड होता है, एग भी एप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियाई वो भी एप्लॉइड होते हैं, 2 होते हैं। जाइगोट बनता है तो 2n का हो जाता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो ट्रिप्लॉइड बनता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर देना, तो ये हो जाएगा। इसकी इंटरनल चॉइस में देखो क्या दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट फ्लावरिंग प्लांट, और पॉलीएम्ब्रियोनी बताना है। ये देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, हमें पता है एम्ब्रियो किस तरफ डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एम्ब्रियो सैक में। और जो जाइगोट, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है वहीं से हमारा जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट जाइगोट जो होते हैं वो कुछ एंडोस्पर्म के बनने के बाद उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो जाइगोट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो उसको एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा। देखिए डायग्राम देखिए, ये जाइगोट दे रखा है, एक सेल का जाइगोट है, डिप्लॉइड है, फिर इसकी माइटोसिस हो रही है, इसमें 2 सेल बन गई। ये देखिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना है, देखो प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर देखिए हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना है, ये आपको डायग्राम बनाने हैं। और फिर लास्ट में जो बना है वो मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। तो इस तरह से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो आपको इस तरह से बनाने हैं। तो ये डायग्राम हो जाएगा। और फिर पूछा है कि भाई पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड, एक एम्ब्रियो से एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा अगर प्रेजेंट हैं तो उसको पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। जैसे सिट्रस में, कुछ मैंगो की वैरायटीज़ में भी होते हैं, ऑरेंज वगैरह में इसमें ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं एक सीड के अंदर, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। ये हमारा जो था 16 क्वेश्चन था, आपको इन दोनों में से कोई एक करना था, 5 अंक का क्वेश्चन है, ये इजी है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, व्हेन एंड वेयर द प्राइमरी oocytes फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ दीज oocytes टिल ओव्यूलेशन। देखिए oogenesis कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2016, 17 में 2-3 बार आ चुका है अभी से, और इंटरनल चॉइस में भी दे रखा है। इसमें पहले हम ये देख लेते हैं oogenesis वाला क्या है। oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। अब उसने पूछा व्हेन और वेयर, कहाँ और कब। तो oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तो हो गया व्हेन, कि भाई कब इनिशिएट होता है oogenesis, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। मैंने कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल, और वेयर फीटल ओवरी के अंदर। देखो कब, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तब, वेयर विद इन द ईच फीटल ओवरी, मिलियंस ऑफ, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट्स जो हैं ये बनते हैं। तो ये उसका पहले पोर्शन का ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है उसके अलग अलग स्टेजेस बतानी है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई और oogonia बनता ही नहीं है। ये जो सेल्स हैं, ये oogonia जो सेल्स हैं ये स्टार्ट कर देती है डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेस 1 ऑफ द म्योटिक डिवीजन। और ये किस में एंटर कर जाती है, प्रोफेस 1, म्योटिक 1 की प्रोफेस 1 में ये एंटर कर जाती हैं और टेम्परेली अरेस्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ तक वो डिवीजन रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती हैं। और जब ऐसा होता है तो इसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। oogonia से प्राइमरी oocyte बन गया है प्रोफेस 1 की स्टेज पर आने पर। फिर इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है ग्रेनुलोसा सेल की जो लेयर आ जाती है, जब ग्रेनुलोसा सेल की लेयर आ जाती है तब उसको प्राइमरी oocyte की बजाय प्राइमरी फॉलिकल्स बोल देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द, जो प्राइमरी फॉलिकल्स बनी हैं, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ प्राइमरी फॉलिकल्स बनी हैं, तो ये बहुत सारी डीजनरेट हो जाती हैं ड्यूरिंग द बर्थ से लेकर प्यूबर्टी की, बहुत सारी डीजनरेट भी हो जाती हैं। जो प्यूबर्टी के समय सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बची होती हैं और सभी डीजनरेट, क्योंकि मिलियंस होती हैं, सिर्फ 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बची होती हैं हर एक ओवरी में। ईच ओवरी में 60 से 80,000 हैं, तो डबल लगा लीजिए।
प्राइमरी फॉलिकल है वो, अब उसके बाहर फिर और लेयर आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और एक न्यू थिक्का भी आ जाती है। अब इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोल देंगे, जब न्यू थिक्का भी आ जाएगी और तब इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं। अंदर प्राइमरी oocyte वैसा का वैसा है, बाहर लेयर लेयर आ रही है, बस ये चेंज हो रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी में, क्योंकि और लेयर आ जाएंगी। अब टर्शरी फॉलिकल कब बनेगा, कैसे क्या पहचान होगी, उसमें एक कैविटी बन जाएगी जिसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको एंट्रम बोलते हैं। जिसमें एंट्रम होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी उसको, वो हो जाएगी टर्शरी फॉलिकल्स। जो थिका लेयर है वो दो में डिवाइड होती है, अंदर वाली इनर थिका इंटरना और बाहर वाली आउटर थिका एक्सटर्ना, इंटरना और एक्सटर्ना। और यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज पे क्या होता है, जब एंट्रम बन चुका होता है, जो प्राइमरी oocyte है अंदर टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो साइज में बड़ा होने लग जाता है अब, और अपनी जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है उसको अब कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये डिवीजन कंप्लीट होती है तो ये अनइक्वल डिवीजन होती है, यानी कि दोनों जो सेल बनेंगी, डॉटर सेल बनेंगी, वो इक्वल साइज नहीं होता, एक छोटी बनती है एक बड़ी बनती है। जो छोटी बनती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और जो बड़ी बनती है वो अप्लाइड सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte फिर है, जो सेकेंडरी oocyte बन गया है अब, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। प्राइमरी oocyte का जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है वो सेकेंडरी oocyte में आ जाता है, हो जाता है। टर्शरी फॉलिकल फिर चेंज हो जाती है मेच्योर फॉलिकल्स के अंदर। अब उसमें सेकेंडरी oocyte आ गया, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम कैविटी है और मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्राफिन फॉलिकल बोल देंगे मेच्योर को। सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी oocyte के एक और मेम्ब्रेन आ जाती है जिसको जोना पेलोसिडा बोल देते हैं, जो उसके चारों तरफ सराउंड करती है। ग्राफिन फॉलिकल के बाहर मतलब आ जाती है, फिर रप्चर हो जाती है, और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद क्या करती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है ओवरी से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ये देखिए, हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। फीटल लाइफ के दौरान क्या होती है, फीटल लाइफ के दौरान जो है ओगोनिया बनते हैं, जो प्रोफेस 1 पे अरेस्ट हो जाते हैं। ओगोनिया माइटोसिस हो गई, प्राइमरी oocyte बन गया, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रियर टू ओवुलेशन। या बर्थ दिखा रखा है देखिए, फिर चाइल्डहुड दिखा रखा है, फिर प्यूबर्टी पे देखिए सेकेंडरी oocyte बना है। वैसे तो प्राइमरी oocyte है ही है, सेकेंडरी oocyte बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, और फर्स्ट पोलर बॉडी बना तो एक सेकेंडरी oocyte बना, फिर सेकेंडरी oocyte की फिर डिवीजन हुई है, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होएगी, तो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन से क्या हो बनेगा, ओवम बनेगा, और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ये एडल्ट लाइफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है ये सारा, तो इस तरह से ये oogenesis हो जाएगा। अगला इसका इंटरनल चॉइस में क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ए ह्यूमन फीमेल। भाई जब फर्टिलाइजेशन होती है तब वो क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये दो पार्ट में दे रखा है, ये 2 नंबर का है। अगला पार्ट क्या है, जाइगोट की डेवलपमेंट ट्रेस करनी है इम्प्लांटेशन तक की, ये दोनों इंटरनल चॉइस में है, देख लेते हैं क्या है ये वाला। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये इन दोनों का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है जोना पेलोसिडा के कांटेक्ट में आ जाता है, ओवम की जो बाहर लेयर होती है वो जोना पेलोसिडा होता है उसके कांटेक्ट में आएगा, और उसको कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आते हैं मेम्ब्रेन में। जैसे स्पर्म उसको छूता है जोना पेलोसिडा का ओवम के मेम्ब्रेन में, उसमें चेंज आ जाते हैं, और चेंज आने से क्या होता है कि एक स्पर्म ने उसको टच कर दिया तो और स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी, ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। इट इंश्योर्स दैट ओनली वंस, इससे क्या होता है सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर पाएगा ओवम को, इससे ये बहुत ज़रूरी है। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम, फिर उस स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है, उससे सिक्रेशन होती है, वो ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाती है जोना पेलोसिडा के थ्रू एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके अंदर चला जाता है उसकी सिक्रेशन एक्रोसोम से। इससे क्या होगा, ये जब सिक्रेशन अंदर चली जाती है तो मियोटिक डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसकी, वो मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte की अब कंप्लीट होगी जब उसका सिक्रेशन एक्रोसोम का जाएगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो, ये भी अनइक्वल होती है और रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम। अब हैप्लॉइड ओवम बनेगा बाद में। soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। फिर ये दोनों का फ्यूजन होगा, फिर ये जाइगोट बनेगा। अब ये अगला पार्ट था इम्प्लांटेशन तक कैसे क्या डेवलपमेंट होती है, ये देखिए। मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट, देखिए ए पे दिखा रखा है ओवम, बी पे दिखा रखा है स्पर्म आ गया है, स्पर्म की एंट्री दिखा रखी है, फर्टिलाइजेशन दिखा रखा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की जो क्लीवेज होती है, 2 सेल बन गई, फिर 4 बन गई, फिर 8 से बन गई,
फिर दिखा रखा है कि भाई जो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल बन गए इनको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। इन सेल्स को जो बन रही हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 16 जो सेल होती हैं उसको हम मोरूला बोल देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ होम दिखा रखा है इसमें, फर्टिलाइजेशन दिखा रखा है, पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। देखिए जैसे जैसे बाहर ए दिखा रखा है, बी दिखा रखा है, इस जो ये पार्ट दिखा रखा है, डायग्राम दिखा रखा है फीमेल का, इसके अंदर भी ABCD ऐसे दिखा रखा है। देखिए ओवरी से अंडा रिलीज होता दिखा रहा है, वहाँ ए दिखा रखा है। जैसे बाहर डायग्राम ए है, अंदर इसके यहाँ भी ए है। बी जैसा बाहर दिखा रखा है, वहाँ पर इसमें फैलोपियन ट्यूब में बी दिखा रखा है, स्पर्म आ गया है फैलो इसमें। फिर सी देखिए, सी में 2 सेल दिखा रखी है, यहाँ भी देखिए फैलोपियन ट्यूब में ही चल रहा है। ये 2 वाली भी, 4 वाली भी, ई वाला भी, मोरूला भी फैलोपियन ट्यूब में बन जाता है। जो एफ वाला डायग्राम है जो 32 ब्लास्टोमियर तक का है वो हमारा अब यूट्रस में एंटर कर रहा है फैलोपियन ट्यूब से। अब देखिए जो जी वाला डायग्राम दिखा रखा है, ब्लास्टोसिस्ट दिखा रखी है, ये जी अब यूट्रस में आ गया है। यूट्रस में आने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये ध्यान रखना है। और एच जो है ब्लास्टोसिस्ट एच का दिखा रखा है, ये इम्प्लांटेशन होता हुआ दिखा रखा है यूट्रस की मेम्ब्रेन्स के साथ। देखो ध्यान से दिखा रखा है डायग्राम में, ये देखिए ये एच वाला ये दिखा रखा है, ये जी है, ये एफ जो है ये 32 स्टेज वाला है, ये ई वाला है 16 स्टेज वाला है। ये इस तरह से इसमें इम्प्लांटेशन हो रही है। जो 16 से 32 है उसको मोरूला बोल देते हैं। मोरूला जो है वो कंटिन्यू करेगा डिवाइड में और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये फर्दर मूव करेगा यूट्रस में। ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर। अब यहाँ ब्लास्टोमेयर जो अरेंज हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, बाहर वाली लेयर हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर है ग्रुप हो जाता है सेल्स का वो ट्रोफोब्लास्ट पे अटैच होता है, उसको इनर सेल मास बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स, अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच होएगी एंडोमेट्रियम के साथ, जो यूट्रस की लेयर है अंदर वाली लेयर है। एंड द इनर सेल मास गेट्स, जो वो ट्रोफोब्लास्ट उसके साथ अटैच हो गया, जो इनर सेल मास था वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो आपसे पूछ ले कि एम्ब्रियो किससे बनता है, तो इनर सेल मास से बनता है। ट्रोफोब्लास्ट उससे अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। अटैचमेंट के बाद क्या होता है, यूट्रिन सेल जो होती हैं वो डिवाइड करती है रैपिडली एंड कवर्स द पूरे ब्लास्टोसिस्ट को, यूट्रस की लेयर जो है सेल जो डिवाइड करके उसको ढक लेती हैं। फिर क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसमें एंडोमेट्रियम में बिल्कुल डूब जाता है, धंस जाता है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर। और जब वो धंस जाता है तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गई है और ये प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो ये जो हमारा था ये 17वां क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है और रोल ऑफ एंजाइम क्या है इस प्रोसेस के अंदर। इसमें भी 2 पार्ट दे रखे हैं। वाइज डीएनए रेप्लिकेशन साइड टू बी सेमी कंजर्वेटिव 1 नंबर में ये है, और इंटरनल चॉइस में ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो देख लेते हैं क्या है, 2 नंबर में है ये। डीएनए रेप्लिकेशन देख लेते हैं। देखिए एस फेज जो होता है, हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है जब माइटोसिस या म्यूसिस होती है तो एस फेज के दौरान जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है। और प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट ए पॉइंट कॉल्ड द, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। टू फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। यहाँ पर देखो वाई शेप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन है, ओ आर आई है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं उस शेप को। जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ओ आर आई भी बोल लेंगे, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना देती हैं। जो सेपरेटेड स्ट्रैंड हो जाते हैं ये 2 टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं। ये देखिए ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं, ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। और इसके साथ साथ टेम्पलेट के साथ साथ देखो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता जा रहा है। एक तरफ तो कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, एक तरफ डिसकंटिन्यूस है, बीच में से बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है, फ्रेगमेंट्स में है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। ये देखिए ये स्ट्रैंड 3:5 है, तो यहाँ 5:3 कंटिन्यूस स्ट्रैंड 5:3 दिखा रखा है। जो दूसरा स्टैंड है वो देखिए अंदर से 5, बाहर की तरफ 5:3 डैश डायरेक्शन में ये बन रहा है। डीएनटीपीज यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेज को लेके आएगा, ऐड करता जाएगा टेम्पलेट स्टैंड के साथ साथ। और ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन के लिए। एनर्जी बहुत चाहिए होती है क्योंकि ये एनर्जी
एक्सपेंसिव, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में, तो यही प्रोवाइड करता है डीएनटीपीज। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एजेंबल्स करता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाता है और कम्प्लीमेंट्री होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है हाईली एफिशिएंट है एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब गलती करने की संभावना कम होती है, एफिशिएंटली काम करता है, बहुत स्पीड से काम करता है, एक्यूरेटली काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज है ये कंटिन्यू मूव करता रहेगा अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसे जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड खुलता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा, ये उसके साथ साथ मूव करता रहेगा और ये डीएनटीपीज को ऐड करता रहेगा। जो डीएनए टेम्पलेट उसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता रहेगा। डीएनए टेम्पलेट में अगर टी स्ट्रैंड है तो यहाँ एक एडेनाइन को लेके आएगा, डीएनए टेम्पलेट में जी ग्वानिन है तो ये साइटोसिन को ऐड करता जाएगा और इस तरह से चेन लंबी होती जाएगी और जब तक काम चलता रहेगा, जब तक सारा डीएनए रेप्लिकेशन ना हो जाए। द डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स एन वन न्यू स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे उसको, इन्हें कंटिन्यूस स्ट्रेच बोलते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन, उसको कंटिन्यूस सिंथेसिस बोल देंगे। दूसरा जो स्ट्रैंड बन रहा है वो स्मॉल स्ट्रेचेज में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में, उसको डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस बोल देंगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, फिर बाद में उसको ज्वाइन कर देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, और दिस न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड द लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है, यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूस सिंथेसिस वाला लीडिंग स्ट्रैंड है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी, अब इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हैं और डिसकंटिन्यूस भी कह रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वुड प्रोड्यूस 2 कॉपीज, क्यों 2 कॉपी प्रोड्यूस करेगा, उस 2 कॉपी में हर एक में एक ओरिजिनल होगा और एक नया होगा। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 50% वैसा का वैसा आ गया है, उसमें कंजर्व हो गया है, सेमी मतलब हाफ, और हाफ नया बना है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला गया है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया था, ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया है बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। हीट, क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था और आर स्ट्रेन डाला था तो वो माइस मर गई थी, उसमें निमोनिया हो गया था। क्यों, तो आर स्ट्रेन से कुछ मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा चला गया आर स्ट्रेन में कि उसको आर को उसने एस में कन्वर्ट कर दिया था, तो कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया था आर स्ट्रेन को। उसने फिर आर स्ट्रेन को ने अपने बाहर जो स्मूथ है पॉलीसेक्राइड्स कोट डेवलप कर ली थी और फिर वो वायरुलेंट हो गया था और फिर उसने निमोनिया कोज कर दिया था, वो तो माइस वो मर गई थी। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, किस कारण हुआ होगा कि उसके कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ होगा। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स, ये पता नहीं चला था भी कौन जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर हुआ, क्या नेचर था उसका, ये पता नहीं कर पाए। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा, मैक्लोइड, मैककार्टी और एवरी ने उन अणुओं मतलब एवरी डिटरमाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रेन। ये इसने क्या किया था, 3 साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने बायोकेमिकल जो करैक्टर थे वो पता लगाया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस और ट्रांसफॉर्म हुआ उसका नेचर क्या था ये बताया था इन्होंने। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लोइड एंड मैक्लर, इसके काम से पहले जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट से पहले इन्होंने काम किया था बायोकल ये नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था और ग्रिफिथ तो बता नहीं पाया था कि भाई जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है सब्सटेंस का नेचर क्या है, तो इन्होंने उस पर स्टडी की थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्योरीफाई कर लिए थे बायोकेमिकल्स, जो उसके अंदर प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को प्योर कर लिया था। हीट किल्ड एस सेल से उन्होंने तीनों चीज़ ले ली थी, प्रोटीन भी, डीएनए भी और आरएनए भी, और उन्होंने ये देखना था कि भाई इससे क्या चीज़ गई है आर स्ट्रेन में कि वो आर स्ट्रेन जो है स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है, उसका नेचर क्या था। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो डीएनए है, डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कोज द आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, तो एक डीएनए ही ऐसा है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकता है। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया था, 3 चीज़, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन,
तीनों ले ली थी। तो उन्होंने क्या किया था, पहले उसमें डाल दिया था प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो इसका मतलब इसका प्रोटीन का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने आरएनएज डाल दिया। आरएनए से क्या हो गया, आरएनए जो है नॉन फंक्शनल हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आरएनए का भी रोल नहीं है। फिर उन्होंने डीएनए डाला था। डीएनए को मान ले डीएनए से उसको किया करके देखा होगा उन्होंने, तो फिर उसको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी। तो इससे ये पता चल गया था कि भाई जो डीएनए ही है वो कोज करता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे ये कंक्लूजन निकला था, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट को अभी विश्वास नहीं हुआ था, कन्विंस्ड नहीं हुए थे इस बात से। तो इस तरह से ये इसका बायोकेमिकल नेचर का पता चला था। तो आज हमारा जो है 2017 का सेट डी कंप्लीट हो गया है। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन वाला आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे आपकी जो है 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।